प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज का जो हमारा विषय है वो है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद से अभिप्राय होता है जो आधुनिक साम्राज्य। वैसे परिभाषा देना बहुत कठिन है, लेकिन आधुनिक काल में साम्राज्यवाद की अगर हम बात करें तो साम्राज्यवाद से अभिप्राय एक शक्तिशाली देश के द्वारा दूसरे देश पर अधिकार कर लेना या उसके भूभाग पर अधिकार करके अपने संसाधनों के लिए उनके संसाधनों का अपने हित में प्रयोग करना। जिस प्रकार से इंग्लैंड ने भारत पर राज्य किया, यहाँ अपने उपनिवेश स्थापित किए और उसके बाद जो है एक शासन व्यवस्था कायम की भारत के अंदर। यहाँ के आर्थिक संसाधनों का अपने हित के लिए प्रयोग किया। सभी नीतियां अपने हित के लिए बनाई गई। इसे साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद समय समय पर साम्राज्यवाद चेंज रहा है। ये नहीं कह सकते कि साम्राज्यवाद जो है इसी समय की देन है। साम्राज्यवाद का एक लंबा प्रोसेस रहा है। जब से धरती पर आदि मानव का उत्कर्ष हुआ और जब से कबीलाई सिस्टम क्रिएट हुआ, हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं कि एक कबीला दूसरे कबीले के साथ युद्ध करता है और उसके कबीले के ऊपर अधिकार करता है। एक हाँ बोलो, ओके मम्मा नहीं मारना भाई, बस अभी 2 मिनट रुक जा, क्लास लेना मेरे को। आजा यहाँ जल्दी आजा, जल्दी क्लास। ओके, तो एक कबीला बेटा दूसरे कबीले के ऊपर अधिकार करता है, उसको भी हम साम्राज्यवाद कहते हैं। दूसरी स्टेज प्राचीन कालीन साम्राज्यवाद था, जब एक राज्य अपनी सीमाओं के साथ लगते हुए राज्य के ऊपर अधिकार करता था। एक राज्य अपनी सीमाओं के साथ लगते हुए राज्य के ऊपर अधिकार करता था। जिस प्रकार से सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग को जीता गया है, जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य, मगध के साथ साथ पूरे भारतवर्ष और धीरे धीरे सीमाएं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक की लगती गई तो वहां तक के क्षेत्र को जीता। जिस प्रकार से गुप्त राजाओं के द्वारा भारत की सीमाएं दक्षिण भारत तक जो पहुंची, इनकी सीमाएं मगध की सीमाएं दक्षिण भारत तक पहुंची, उनको विजित किया। ये अलग मैटर था कि समुद्रगुप्त ने उन्हें अपने साम्राज्य का भाग नहीं बनाया। जिस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत को जीत के अपने साम्राज्य का पार्ट बनाया। जिस प्रकार मुगलों ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। बेटा इसको हम प्राचीन साम्राज्यवाद कहते हैं। ये प्राचीन साम्राज्यवाद है बेटा। यार सॉरी, तो तंग करिए, 2 मिनट रुको, मैं एक मिनट। तो प्यारे बच्चों, अब जो है साम्राज्यवाद की एक अलग स्टेज चली हुई थी। प्राचीन काल में साम्राज्यवाद की स्टेज ये थी कि निकटवर्ती जिनके साथ सीमाएं लगती हैं उन राज्य को जीता जाता था। इसमें 2 ही बातें प्रमुख होया करती। नंबर 1 होती थी इसके अंदर कि साम्राज्य विस्तार करना, व्यक्तिगत अभिरुचि कि मुझे एक बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक बनना है और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र के ऊपर कब्जा करना है। सिंपल बात ये होया करती। दूसरी, भाई दूसरे जो क्षेत्र थे उनके धन धान्य के ऊपर नजर थी। एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, प्राचीन साम्राज्यवाद में एक क्षेत्र को जीता, जैसे कलिंग को जीता, कलिंग नहीं रहा। कलिंग नहीं रहा, अपितु कलिंग जो है मगध साम्राज्य का एक पार्ट बन गया। हर्षवर्धन ने अगर थानेसर से कन्नौज गया तो कन्नौज नहीं रहा, हर्षवर्धन के साम्राज्य का पार्ट बन गया। अगर हमने पाकिस्तान को जीता, अफगानिस्तान को जीता, वो पार्ट जो है अफगानिस्तान या पाकिस्तान नहीं रहा, अपितु
अशोक के समय में वो सारा का सारा भारत रहा, मौर्य साम्राज्य रहा। ये तो था प्राचीन साम्राज्यवाद। इसमें जो उसके सारे संसाधन जो है उनका जो मिली मिश्रित रूप से, ये नहीं कि वहां से लेके मगध में लेकर वहां कुछ लगाया, पूरा साम्राज्य एक रहा। अब आता है, उसके बाद आता आधुनिक साम्राज्यवाद। आधुनिक साम्राज्यवाद क्या था? आधुनिक साम्राज्य और नव साम्राज्य दो प्रकार के हैं भी। फिर आया बेटा आधुनिक साम्राज्यवाद। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद भौगोलिक खोजें हुई। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद भौगोलिक खोजें हुई। अब जब ये भौगोलिक खोजें हुई ना, तो समुद्र के मार्ग से अमेरिका महाद्वीप खोजा गया, अमेरिका खोजा गया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया के लिए एक नया मार्ग खोजा गया। व्यापार की नई संभावनाएं प्रबल हुई। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि उपनिवेश बसाए जाने प्रारंभ हो गए। इंग्लैंड ने भारत में उपनिवेश बसा लिया। इसको आधुनिक साम्राज्यवाद कहते हैं। यहां तक क्या था? यहां तक व्यापार था बस केवल। इसको व्यापारिक साम्राज्यवाद भी कह सकते हैं कि अमेरिका में जाके स्पेन ने अपने उपनिवेश बसाए, उसके बाद जो है स्पेन को हटा के वहां इंग्लैंड ने अपने उपनिवेश बसाए। इसी प्रकार से कनाडा में जो फ्रांस ने अपना उपनिवेश बसाया, ये व्यापार है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार का आगमन है। भाई सामान लिया ले गए। इस साम्राज्यवाद की खास विशेषता ये है कि अब जो है सीमाएं ना लगती हो, सीमाएं नहीं लगती, अपितु दूर दराज के क्षेत्रों 5,000 किलोमीटर जाके साम्राज्य बसा दिए। नंबर 1। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, बेटा यहां जो है पहले क्या होता था, पहले अगर किसी एक देश ने दूसरे देश पर अटैक करके उसको अगर जीत लिया तो अपने साम्राज्य का भाग बना लिया, वहां अलग मैटर होया करता तो पूरा का पूरा एक देश हो जाता। अब क्या हुआ? अमेरिका में उपनिवेश बसाए इंग्लैंड वालों ने, उपनिवेश बसाए, तो इंग्लैंड और अमेरिका वो उपनिवेशवादी देश रहा और वो उपनिवेश रहे। अमेरिका के लोगों को केवल जो है उनके को केवल शोषण किया गया और सारा धन दौलत केवल इंग्लैंड में लाकर की प्रवृत्ति रही। यानी साम्राज्यवादी देश थे, उनको जो है ज्यादा से ज्यादा धन लूट के अपने देश में ले आने की एक प्रवृत्ति रही, ये सिस्टम रहा। इसको हम आधुनिक साम्राज्यवाद कहते हैं। व्यापार, पूंजी, व्यापार से वस्तुओं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगमन, केवल इतना है। अब आता है नव साम्राज्यवाद। नव, इसको नया साम्राज्यवाद का नाम क्यों दिया? जब औद्योगिक क्रांति हुई, उपनिवेश तो पहले बस लिए, लेकिन उसके बाद एक होड़ लगी। औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अब क्या था कि ज्यादा से ज्यादा माल जो है बनना प्रारंभ हो गया, अधिक से अधिक माल बनता है। और बेटा जब अधिक से अधिक माल बनता है तो वहां क्या हुआ? वहां ये एक नया सिस्टम क्रिएट हुआ, और सिस्टम ये क्रिएट हुआ कि भाई माल गाड़ा बड़े हैं और उसको बेचने के लिए कहां जाए, लाभ कमाना है, उसके लिए दूसरे देशों में। भाई सारे यूरोप के देश तो आपस में ताकतवर है, अब इन्होंने कमजोर देशों को चुना। पहले भी उपनिवेश थे कुछ, और उसके बाद तो एक होड़ लग गई, और लगभग जो है 1870 आते आते इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति पूर्ण हो चुकी थी। बहुत बड़े पैमाने पर जो इंग्लैंड में माल बनता है, तो माल को बेचने के लिए, बेटा तैयार माल को बेचने के लिए मंडियों की आवश्यकता थी, और नए अपने जो है अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए था, वो भी सस्ते रेट पे चाहिए था। सस्ते रेट पे अगर माल चाहिए तो कहां से क्या करेंगे? अब जो इन लोगों के द्वारा उपनिवेश बसाए गए दूसरे देशों में, इसे जो है आधुनिक जो है नव साम्राज्यवाद कहते हैं। दूसरे देशों में अधिक से अधिक धन, एक काम और, यहां पर पूंजी भी गई। उसके बाद एक पूंजी, भाई ठीक है, जैसे यहां रेलवे का विकास किया, यहां उद्योग धंधों का विकास किया भारत में, तो वहां से पूंजी आई और यहां लगाई, उससे जो पूंजी का ब्याज गया वो भी एक नव साम्राज्यवाद में इसको हम काउंट कर सकते हैं। अब ये बताओ यहां तक समझ में आया भाई? समझ में आया कुछ या नहीं? निक्की, अंजू, विकास, अजय, अमन, प्रीति, ये कुछ पल्ला पड़ा कि नहीं था रे?
फिर ठीक है, मैं कदे धर के बैठ गया हूं एक साइड। बेटा ये है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद की अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी गई है। परिभाषा कौन सी दी गई है? इसमें जो है सबसे पहले जो है साम्राज्यवाद की एक परिभाषा नहीं दी जा सकती भैया साम्राज्यवाद। हाँ इतना जरूर है कि शक्तिशाली देशों के द्वारा कमजोर देशों पर अधिकार करके उनके संसाधनों का यूज अपने देश के लिए करना। और जो है ये साम्राज्यवाद अलग प्रकार का था, जब सीमाएं नहीं लगती अपितु जो है 5-5 हजार किलोमीटर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाके अपने उपनिवेश बसाने का सिस्टम क्रिएट हुआ। इसमें कच्चे माल की प्राप्ति, बाजार, पूंजी का निवेश और तैयार माल को बेचना ये शामिल है। लेनिन रूसी क्रांति के जो अग्रदूत थे, जिसने जो है बोल्शेविक जिसके नेतृत्व में क्रांति हुई थी, उन्होंने कहा साम्राज्यवाद एक निश्चित आर्थिक व्यवस्था है जो पूंजीवाद के चरम विकास के समय उत्पन्न होती है। ये कहता है पूंजीवाद के चरम विकास, जब पूंजीवाद का विकास बहुत ज्यादा होगा और वो जो चरम पर पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तभी साम्राज्यवाद उत्पन्न होता है। दूसरा जो है लिंगर ने कहा है। लिंगर कहता है साम्राज्यवाद का भावार्थ एक राज्य, राष्ट्र अथवा लोगों के ऐसे अन्य समूह पर है, पर शासन अथवा अधिकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राजनीतिक व आर्थिक स्थापित करने की तीव्र इच्छा है। देखो बात है ना, ले देकर वही आती बेटा कि दूसरे देश में जाकर अधिकार कर लेना, इसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं। अब कहते हैं भाई साम्राज्यवाद के कारण क्या थे? सबसे पहली बात आती है कि साम्राज्यवाद के कारण क्या थे। आधुनिक साम्राज्य नव साम्राज्यवाद के उदय के कारण सबसे पहला कारण था कि बेटा यार औद्योगिक क्रांति होगी। इंग्लैंड जो है औद्योगिक क्रांति में अग्रणी रहा। औद्योगिक क्रांति के बाद यहां माल बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। औद्योगिक क्रांति के बाद इन्हें कच्चे माल क्या हो सकता है, औद्योगिक क्रांति के बाद इन्हें अधिक से अधिक धन कमाना है। उसके लिए जो है इन्हें बाजार की जरूरत महसूस हुई। बाजार की जरूरत हुई माल बेचने के लिए, इन्हें कच्चे माल की जरूरत हुई। भाई कपास चाहिए इन्हें, इनको रबड़ भी चाहिए, जूट भी चाहिए, लोहा भी चाहिए, गन्ना भी चाहिए, पटसन भी चाहिए, जो जो चीजें इनके उद्योगों के लिए आवश्यक थी वो चाहिए, और वो चीजें इनके पास नहीं है। अब दूसरे देश से हम खरीद के लाओगे, क्या होगा? वो तो भाई अपनी मर्जी तो देगा। परिणाम ये हुआ कि इनके पास ये शक्तिशाली तो हो ही चुके थे, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बसाने की तरफ ध्यान दिया। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक होड़ लग गई। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, मैं आज अमेरिका में से है, दक्षिण अमेरिका की बात करूं क्योंकि अमेरिका ने अपने उपनिवेश वहां बसाए, ऑस्ट्रेलिया और जो यूरोप के कमजोर देश, ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बसाए जाने प्रारंभ हो गए औद्योगिक क्रांति का। अब एक बात और आई, अगली बात आई कि अतिरिक्त पूंजी का निर्यात। बेटा शुरू से आखिर तक एक ही उद्देश्य था, और उद्देश्य था अधिक से अधिक धन कमाना। अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा में जो है इनके पास अब क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद, पहले कृषि क्रांति के बाद, फिर औद्योगिक क्रांति के बाद इनके पास धन बहुत बड़ा हो गया। अब क्या हुआ, अतिरिक्त पूंजी, भाई लाभ कमाना घना तो घना, लाभ कमाना है तो लाभ कमाया कैसे जाएगा? अब इनकी जो पूंजी है, उद्योग तो स्थापित हो गया, अब जो इनकी पूंजी है ना, पूंजी को भी निर्यात किया जाए, पूंजी को भी दूसरे देशों में भेजा जाए। इससे क्या हुआ, अरे भाई जो बराबर के देश जाएंगे तो क्या होगा, उनको लाभ को नहीं मिले। अगर ये पैसा उपनिवेशों में लगाया जाएगा तो उपनिवेशों में लगाया जाएगा तो भाई हो सके 20% लाभ हो जाए, 30% लाभ हो जाए, 40% लाभ हो जाए। शर्त क्या होती थी पूंजी के लिए? नंबर 1 ब्याज लिया जाएगा। नंबर 2 एक शर्त बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी
कि जो है कर्ज लेने वाला देश, जो पूंजी लेने वाला देश है, अब उसने जब उद्योग स्थापित करने हैं अपने यहाँ, मशीनें कहाँ से लेगा? मशीनें अगर इंग्लैंड से लिया तो इंग्लैंड से लेगा, अमेरिका से लिया तो अमेरिका से लेगा, कनाडा से लिया तो कनाडा से लेगा। फिर उनके जो अधिकारी इंजीनियर होंगे वो भी उड़े के होंगे। कुल मिला के कहें कि डबल बेनिफिट, एक तो जो उन पूंजी का ब्याज लेने लग रहे हैं, दूसरा जो है जो पूंजी लगने लग रही है, जो कारखानों में माल है उसका भी लाभ कमाने लग रहे हैं। एक नया सिस्टम क्रिएट हुआ कि अधिक से अधिक पूंजी, अब मुनाफा कमाना खाता तो भाई उपनिवेश चाहिए थे, औपनिवेशिक की होड़ लग गई, साम्राज्यवाद की होड़ लग गई। अब मजदूर गणे चाहिए थे, कारखाने गणे हैं और मजदूरों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। परिणाम क्या हुआ? औपनिवेशवाद आया इससे। क्यों आया? क्योंकि भाई दूसरे देश जो गरीब देश थे, उन देशों में लोग जो जनसंख्या भी ज़्यादा थी और उन देशों के अंदर वहां से मजदूरी सस्ती थी। इससे और उन पर कितना काम ले लो, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के देशों के अंदर धीरे धीरे जो है वहाँ लोग संगठित होने लग गए, मजदूरों ने अधिक डिमांड करने शुरू कर दी, इसका तोड़ काट लिया। इससे पहले भी जो है निग्रोज का जो आपसी लोग बेचारे थे, ब्लैक लोग, इनका जो है दास व्यापार हुआ करता। अब क्या हुआ? सस्ती मजदूरी, औपनिवेशिक देशों में सस्ती मजदूरी थी, जब सस्ती मजदूरी मिलेगी तो उन्हें और लाभ मिलेगा, अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो सस्ती मजदूरी की चाह में और लाभ की चाह में अधिक से अधिक उपनिवेश बसाए गए, साम्राज्यवाद आया। यातायात और संचार के साधनों का विकास साम्राज्यवाद के लिए बहुत बड़ा कारण सिद्ध होता है। यस्मीन प्लीज जाओ बेटा, गिर जाओगे, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। हाँ हाँ, यू ओके ओके, जाओ। तो बेटा यातायात और संचार के साधनों से साम्राज्यवाद आने में बहुत बड़ा रोल हुआ। कैसे? पहले जो है छोटे जहाज हुआ करते, कुस्तुनतुनिया का मार्ग जब ओपन था तो लोगों को जो है सतल मार्ग के ऊपर लोग डिपेंड थे। जब 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया तो नए मार्ग, समुद्र की तरफ से नए मार्ग खोजे गए। इसे इन खोजने के चक्कर में नए देशों की का, नए महाद्वीपों का पता लग गया। इसके बाद धीरे धीरे जो और विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण हुआ। इससे पहले जो है कंपास का प्रयोग जो है भी प्रारंभ हो चुका था बहुत पहले। तो यातायात के साधनों का विकास हुआ बड़ी तेजी से, समुद्री जहाज का भी हुआ, रेलवे का भी हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना सुगम हुआ। इसके साथ साथ कहते हैं 1880 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है के पश्चात रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर यो अपना जो फ्रिज का आगरा, फ्रिज का आविष्कार और बड़ी तेजी से उसका विकास हुआ। इससे क्या हुआ? इससे जो खाने पीने की वस्तुएं थी जो खराब हो जाया करती, अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचनी बहुत आसान हो गई। इसमें आप फल भी लगा सको, अंडा भी लगा सको, पनीर भी लगा सको, ये स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना आसान हो गया। इससे बेटा जो माल खराब होया करता ना उससे पूंजी मिलने लगी। दूसरे देशों में उपनिवेशों में जाके या तो उपनिवेशों से ले आओ जो जरूरत की चीजें हैं, या उनको भेज दो, दोनों ही तरफ लाभ ही लाभ मिलता है। इसके बाद जो है और नए आविष्कार हुए, तार आ गया, रेल आ गया, टेलीफोन आ गया। इन आविष्कारों की सहायता से रेलवे आई, इनकी सहायता से बड़ा विकास हुआ, यातायात के साधनों का विकास हुआ। एक स्थान पर बैठे बैठे लोग दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर पहुंचने लगे। इंग्लैंड का भारत में, इंग्लैंड का श्रीलंका में, इन देशों में इतनी दूर तक से कनेक्ट होने लगे ज़्यादा जल्दी जल्दी। परिणाम ये हुआ कि बेटा इसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में उपनिवेश बसाए जाने प्रारंभ, क्योंकि अब दूर दराज के क्षेत्रों में शीघ्रता से पहुंच जाने लग गया। बात जो है यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में बात होने लगी, इंग्लैंड में बात होने लगी, तार की सहायता से जल्दी जल्दी मैसेज पहुंचने लगे। परिणाम, जाओ भाग जाओ, देखो मम्मी जाओ। परिणाम ये हुआ कि इससे उपनिवेश आने में सहायता। जैसे देखो एक बात और
थोड़ा इस टॉपिक से थोड़ा हटके है, मिलता जुलता है। भारत में क्रांति होगी, भारत में क्रांति होगी, इनके पास मैसेज पहुंच गया जल्दी, भाई क्रांति होगी। क्रांति होती, परिणाम स्वरूप क्या रहा? परिणाम ये रहा कि इन अपनी सेना जल्दी जल्दी भेज दी यातायात के साधनों में। रेलवे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी जल्दी सैनिक भेजने लग रही है। उपनिवेशवाद को बचाने में या उपनिवेशवाद को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल रहा है इनका। अब कहते हैं एक उग्र राष्ट्रवाद की भावना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उग्र राष्ट्रवाद, मेरा राष्ट्र सबसे महान राष्ट्र, मेरा देश जो है सबसे महान देश। अब महानता की निशानी क्या थी? पहले निशानी थी कि अधिक से अधिक धन संपदा, सोने चांदी का प्रयोग, जिस पर घना सोना, याद होगा आपने, हम वाणिज्यवाद की बात कर रहे थे बेटा, वहां भी राष्ट्रवाद था, जिसका दौर है जितना घना सोना चांदी वो देश उतना ही ज्यादा शक्तिशाली। फिर जो है उद्योगों की बात आई, कृषि क्रांति की बात आई, फिर औद्योगिक क्रांति की बात आई, जिसका दौर है घने उद्योग वो उतना ही ताकतवर। फिर एक बात और आई कि जिसका दौर है जितने घने उपनिवेश वो उतना ही ज्यादा ताकतवर। तो यहां उग्र राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार हुआ, और भाई सारा का सारा रोड़ा पूंजी का है, धन का है, धन कमाने का है। तो ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की लालसा, ये बात कहना कि मेरा देश सबसे महान, और मेरा देश के लिए तो एक ही बात थी, बस धन गणाओ, मेरे देश को ऊपर उपनिवेश गणे हो। तो इस होड़ के अंदर यूरोप के सभी देश लग गए कि जिसके पास जितने घने उपनिवेश होंगे वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। इंग्लैंड इसमें अग्रणीय रह गया, फ्रांस गिल्ले गिल्ला, हॉलैंड गिल्ले गिल्ले, उसके बाद जो है जर्मनी और इटली आ गया, रूस लग रहे हैं, उस साइड स्पेन पुर्तगाल लग रहे हैं। तो सारे देश, इन देशों में होड़ लगी। और होड़ का रिजल्ट क्या निकला? होड़ का रिजल्ट ये निकला कि जो है जो लठबाज है ना सर पे, वो जो एशिया महाद्वीप के देश बाजे, अफ्रीका महाद्वीप के देश, गरीब देश बाजे, ये सारे के सारे जो है उपनिवेश के रूप में इन लोगों के द्वारा स्थापित कर दिए गए। इसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं। एक ईसाई धर्म की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार की बात इससे पहले भी ध्यान होगा, अपन एक बात करी थी भाई, दो भौगोलिक खोजों में और जो है प्रारंभिक उपनिवेशवाद में दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक तो था व्यापारी लोग और एक था ये धर्म के लोग, ईसाई धर्म के प्रचारक। यूरोप के अंदर धार्मिक आंदोलन समाप्त हो चुका था। यूरोप के लोग जो है ज्यादा से ज्यादा धनवान हो चुके थे। उन लोगों ने जो है व्यापार में उन्नति कर ली थी। उनके नगर जो है औद्योगिक क्रांति के मामले में नंबर 1 हो चुके थे। उन्होंने उपनिवेश बसाने प्रारंभ कर दिए थे। ईसाई धर्म के लोगों ने एक सांस्कृतिक भूमिका अदा की। ये लोग एशिया में गए, अफ्रीका में गए, मिशनरीज, इन लोगों ने वहां के लोगों को चाहे भाई लोभ देके प्रलोभन दिया, चाहे इन लोगों को जो है उनकी कमियां जो थी उन कमियों के बजाय जो अच्छाइयां बताई, कोई भी तरीका अपनाया हो, वहां धर्म का प्रचार प्रसार किया। यूरोप में एक बात की प्रबल भावना हुई, यूरोप के शासकों के माध्यम से भी, यूरोप की चर्च के इनके चर्च के माध्यम से, कि भाई धर्म का प्रचार करो, ज्यादा से ज्यादा ईसाइयत का प्रचार करो। और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन लोगों ने अपने शासकों को प्रोत्साहित करना प्रारंभ कर दिया कि ज्यादा ज्यादा उपनिवेश बसाओ। जड़ उपनिवेश होंगे उन्हें हम अपनी नीतियां आराम से लागू कर पाएंगे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जल्दी कर पाएंगे। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और इसकी जो है इसकी बढ़ोतरी भी साम्राज्यवाद का एक बड़ा कारण। कई बार तो ऐसा भी रहा कि ईसाई मिशनरी गई, इन्होंने अपने शासकों को बताया कि फलानी जगह फलाना देश है, यो मार्ग है, और वहाँ एक सांस्कृतिक भूमिका तैयार कर दी। इंग्लैंड यूरोप के देशों की तरह, इंग्लैंड की तरह, फ्रांस की तरह एक सांस्कृतिक भूमिका तैयार कर दी। परिणाम उपनिवेशवाद के लिए, साम्राज्यवाद के लिए बहुत बड़ा कारण जो ईसाई धर्म की भूमिका रही। असभ्य और सभ्य बनाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा था भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा था। अब क्या हुआ, ये ठेकेदार बन गए यूरोप के देश। इनके पास जो है धन ज्यादा हो गया,
शिक्षा का प्रचार इनके पास बहुत ज्यादा हो गया, मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा होगी, इनके पास उपनिवेश भी थे। कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इनका जीवन स्तर भी बहुत ज्यादा ऊंचा हो चुका था वास्तव में, नो डाउट। इनके लोगों के विचार जो यहाँ धीरे धीरे जनसाधारण को यहाँ शक्तिशाली राजाओं का उदय हो चुका था, चाहे वो गणतंत्र के रूप में हो, चाहे वो जो है राजतंत्र के रूप में हो, शक्तिशाली जो देश होगी। अब इन लोगों ने एक बात का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया कि हम जो सभ्य हैं और जो है एशिया महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप जो कमजोर देश हैं, वो जो देश के लोग जो हैं वो देश असभ्य हैं। तो इन्होंने एक बात और, हालांकि वो सारा का सारा साम्राज्यवादी बीड़ा था, इन्हें कितने निमालय कराया, जाके उनका शोषण ही किया। बेटा ये भावना, लेकिन सुधार भी करें बहुत ज़्यादा भाई। अगर भारत की बात कर लें, चाहे सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह की बात हो, चाहे जो महिलाओं की शिक्षा की हो, चाहे शूद्रों की शिक्षा की हो, ये सारे कार्य जो इन्हीं के द्वारा किए, चाहे रेलवे का विकास हो। अगर रेलवे आज भारत में, हम भारत को भारत कहते हैं, तो अंग्रेज ना आते तो भारत भारत नहीं होता कभी, पता नहीं कितने टुकड़ों का देश होता, और भारत नाम की कल्पना थी ही नहीं। तो सभ्य और असभ्य की जो बात आई, इन लोगों ने एक बात का जो ये प्रचार करना प्रारंभ कर दिया कि सभ्य लोग हैं और असभ्य लोगों को हम सभ्य बनाने का बीड़ा उठाया। परिणाम साम्राज्यवाद की भावनाओं का बहुत ज्यादा तेजी से विकास हुआ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, खोजकर्ताओं की भूमिका। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद लाने में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जिस प्रकार से नए नए देशों की के खोज हुई, नए नए देशों के लिए, भारत जैसे देशों के लिए मार्गों की खोज हुई, इससे जो है यूरोप के देश दूसरे देशों के प्रति अभ्यस्त हो चुके थे। अब जो है नई नई खोजें हुई, चाहे उसमें जो आप मशीनों की बात कर लें, चाहे आप डाक तार की बात कर लें, चाहे आप जो है किसी प्रकार के प्रचार की बात कर लें, ये सभी जो साधन जो है यूरोप के अंदर नई परंपराओं को जन्म देने वाले, बैठो, नई परंपराओं को जन्म देने वाले देश थे। इससे नई नई सिस्टम क्रिएट हुआ यूरोप के अंदर। औद्योगिक क्रांति तो वो सारे के सारे आविष्कार हैं, ये खोजें हैं किस्म की। तो चाहे बैंकिंग प्रणाली हो, ये सभी चीजें लाभ कमाने की लालसा और नए उपनिवेश बसाने के प्रति एक संदेश था। एक यूरोपियन प्रेस की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन प्रेस की भूमिका, यूरोप की प्रेस ने, क्योंकि वो स्वतंत्र प्रेस थी, प्रेस स्वतंत्र थी, और प्रेस स्वतंत्र होने के साथ साथ उन्होंने अपने अपने समय समय पर विचार देने शुरू कर दिए। उन्होंने सभ्य और असभ्य, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे देश सभ्य हैं। उन्होंने खुले मंच पे कहना शुरू कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक क्रांति के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो है एक राष्ट्र, जो ताकतवर राष्ट्र है, उसका ये फर्ज बनता है कि जो है कमजोर राष्ट्रों को उठाए, सभ्य राष्ट्र जो है सभ्य राष्ट्रों को उठाए। ये बातों का प्रचार करना प्रारंभ किया। इसके साथ साथ इन देशों के नागरिकों ने अपने लेखों के माध्यम से ज्यादा उपनिवेश बसाने की दिशा में प्रयास करने की बात कहनी प्रारंभ कर दी प्रेस के माध्यम से। परिणाम ये हुआ कि भाई जो है होड़ लग गई। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रेस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रही। तो इन 9 देशों का उदय भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इटली और जर्मनी का एकीकरण होना, यह भी साम्राज्यवादी होड़ के लिए बहुत बड़ा कारण जिम्मेदार हुआ था। परिणाम ये रहा, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवीन साम्राज्यवाद का बड़ी तेजी से प्रचार हुआ। अधिक से अधिक पूंजी प्राप्त करने की लालसा, अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा, औद्योगिक क्रांति के कारण अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की लालसा, तैयार माल को बेचने के लिए बाजारों की आवश्यकता, ये सभी कारण संक्षिप्त रूप से जो है औद्योगिक क्रांति के लिए सहायक सिद्ध हुए। और यही कारण जो है उपनिवेशवाद के लिए बहुत बड़े कारण के रूप में सामने आए।
यहां तक कर लोगे भाई?